नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नई सीरीज बी सीरीज जिसमें मध्यकालीन और आधुनिक के पेपर हैं, तो अपना आकलन कर सकते हैं मित्रों। तो पहला क्वेश्चन, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। यह सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो सल्तनत काल में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है और यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सेकंड, उपनिषदों का फ़ारसी अनुवाद किया था फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी या दारासिको ने। तो उपनिषदों का आपका फ़ारसी में अनुवाद किया गया था दारासिको के द्वारा। तीसरा, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? तो शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण जिसने करवाया था वो है आपके नूरजहाँ, रोशन आरा बेगम, जहाँ आरा बेगम या जीनतुल निशा। तो यह करवाया गया था जहाँ आरा बेगम द्वारा। चौथा प्रश्न, किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? आर.सी. मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, वी.डी. महाजन, जदुनाथ सरकार। तो जिस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है वह है आपके जदुनाथ सरकार। फिफ्थ, विजयनगर राज्य इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे और शहर के भीतर एक तुरुस्क आवास, एक मस्जिद तथा मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज में वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। यह उद्धरण किसका है? के.ए. नीलकंठ शास्त्री, बर्टन स्टाइन, ए. कृष्णस्वामी, इरफान हबीब। तो यह उद्धरण आपका है बर्टन स्टाइन का, बी। सिक्स्थ, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, एक जगह इमारत है और दूसरा निर्माणकर्ता। तो पहला गोल गुंबज किसने बनवाया? आप भी अंदाज़ा लगाइए, मोहम्मद आदिल शाह। ताजमहल ये किससे संबंधित है? मुमताज महल। बीवी का मकबरा ये राबिया उद दौरानी। सिकंदरा अकबर। सुमेल करना है मित्रों पुस्तक और लेखक। गुलशन ए इब्राहिमी, इसके लेखक कौन है? तो गुलशन ए इब्राहिमी के आपके लेखक हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता। बसातीन उस लातीन, तो इनके लेखक गुलाम मुर्तज़ा। फुतुहात ए आदिल शाही, इसके लेखक फुजूनी अस्तार अस्तराबादी। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन। तो सही उत्तर होगा आपका 4-3 4-1 2-3 डी। क्वेश्चन 8, भारत की यात्रा करके जाने वाले निम्नलिखित लेखक यात्रियों को काल क्रमानुसार संयोजन करके दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? देख लीजिए, ये काल क्रमानुसार। तो सबसे पहले आपका ए मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी, ये पहला नंबर है। दूसरे पे आपका इब्न बतूता जो यात्री आए थे। तीसरे नंबर पे हैं आपका अब्दुल रज्जाक और चौथे नंबर पे बल्खी, महमूद वली बल्खी। तो ये 4 क्रम यात्रियों के आने के हैं। 9th, चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, बहादुर शाह या फिर शेर खां। तो चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को जिसके प्रति सचेत किया था वो है आपका शेर खां। 10th, रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? तो रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए आपके जिसने की
कौन था? मिनहाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, मुशर्रफ अल ममालिक या इसामी? तो यह किया गया मुशर्रफ अल ममालिक के द्वारा। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना। 11th, मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? 1667, 1681, 1685 या 1689? तो अहोम ने जिस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, वो वर्ष है 1667। 12वां, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, याहिया बिन अहमद सरहिंदी या अब्दुल मलिक ईशामी? तो सही उत्तर होगा मित्रों नीचे से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग जिसने किया वो है आपके इब्न बतूता। नेक्स्ट 13th, कृष्णदेव राय ने क्या किया? पुर्तगालियों से लड़ा, उड़ीसा के राजा को पराजित किया, श्रीलंका में सेना भेजी, बहमनी राज्य को उखाड़ फेंका? तो कृष्णदेव राय ने आपके उड़ीसा के राजा को पराजित किया। 14th, किसने चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर? तो जिसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है वो शख्स है आपका जहांगीर। 15वां, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो सुल्तान जिसने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो है आपका बलबन। 16, अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? दीवान रियासत, बरीद ममालिक, शाहना ए मंडी, आरिज ममालिक? तो अलाउद्दीन खिलजी कालीन शासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया आपके बरीद ममालिक कहलाता था। 17वां, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, टप्पा के समानार्थी, डी सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं? तो मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग जिन अर्थों में हुआ है वो है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं। 18th, किस मुगलकालीन अधिकारी को लेखा परीक्षा ऑडिटर जनरल कहा जाता था? मुशर्रफ ए ममालिक, मीर सामा, वकील मुतलक, मुस्तौफ ए ममालिक? तो जिस मुगलकालीन अधिकारी को लेखा परीक्षा ऑडिटर जनरल कहा जाता था वो है आपका मुस्तौफ ए ममालिक। 19वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। तो सही नहीं है, सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये सही है, मुगल काल के लिए सही है। मध्यकालीन के लिए बी, सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। सही है, बिल्कुल सही है। सी, अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता है। तो ये गलत है मित्रों, डी भी आपका सही है, देख लीजिए। फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। 20वां, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? शाइस्ता खां, बहादुर खां, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह? तो जिस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया
वो है आपका मिर्ज़ा राजा जयसिंह। 21वां, मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2/4% था। तो मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में ये सही कथन है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, जहांगीर के समय हर प्रकार के आयात निर्यात पर 1/2% सीमा शुल्क था। तो ये भी सही है। तीसरा, शाहजहां के समय धन पर 2% सीमा शुल्क था, चाहे वह सोना हो या चांदी। तो ये भी कथन गलत है। चौथा, औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची दर से बचाने के लिए उनका सामान छुपाकर ले आते थे। तो ये कथन सही है मित्रों। तो 1, 2 और 4 आपके सही कथन है। ठीक है, तो डी वाला सही होगा। 22वां, अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला पढ़ते हैं। उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत माप के स्थान पर हुक्म ए हासिल फसल बटनाई को अपनाया। तो अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा यह परिवर्तन किया गया। दूसरा, गियासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों को बहाल किया। तो ये कथन भी सही है। तीसरा, उसने खेती और चरागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की। तो ये कथन भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार चौथा गलत है। उसने भू राजस्व की प्रथा को जब भी जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया। 23वां, मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे? खालसा, जब्ती, मदद-ए-माश, इजारा। तो मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड आपके कहलाते थे खालसा। 24वां, निम्नलिखित वर्षों में आईने दहसाला कब लागू किया गया? 1570 में, 1575 में, 1580 या 1585? तो आईने दहसाला आपका लागू किया गया 1580। 25वां, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए। स्वयं के स्वराज्य के अंतर्गत शिवाजी के दक्खनी सल्तनतों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया। इसमें कर बहुत हल्के कम थे। तो ये सही है मित्रों। तो यही आपका सही नहीं है, बाकी सारे आपके सही हैं। तो देख लेते हैं सही कथन मराठों के संबंध में। बी, सी और डी तीनों ही सही है। शिवाजी की मृत्यु से उसके द्वारा स्थापित की गई राजनीति में क्षणिक पतन हुआ, क्योंकि उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर वध करवा दिया। मराठों ने शक्ति से चौथ एकत्र कर अपने आर्थिक संसाधनों को विस्तृत कर लिया। 1681 में से औरंगजेब बराबर दक्कन में रहा। 26वां, 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क। तो पहला, मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों द्वारा तकनीकों के विकास तथा मशीनीकरण की उपेक्षा के अनेक कारण थे। तो ये सही है। तो ये कथन तो सही है। तर्क, किसी भी सुधार में जोखिम था और उसके लिए पूंजी की ज़रूरत भी थी। हिंदुस्तानी कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वे ऐसे किसी कोशिश में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीकी सुधार का दायरा वहाँ तक सीमित रहता जो राज्य या कुछ धनी व्यापारियों द्वारा शुरू किया जाता। तो सही उत्तर मित्रों ये दिया हुआ है, ए सही है, लेकिन आर ए की आंशिक व्याख्या ही करता है। तो ये आंशिक मित्रों मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि मूलतः प्रश्नों में ये होता है ए सही है और आर सही व्याख्या करता है।
लेकिन इस आंशिक को आप देख लीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं मित्रों। 27वां, सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा, आलू, जौ, तिल और मक्का। तो इसमें से जिनकी खेती नहीं की जाती थी सल्तनत कालीन में, आलू और मक्का। 28वां, गुरु गोविंद सिंह ने अपना नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह किस घटना के बाद किया? सन 1699 में आनंदपुर में सिखों की एक विशाल सभा के आयोजन के बाद, केशवगढ़ में एक शानदार दरबार के आयोजन के पश्चात, आनंदपुर के प्रथम युद्ध के पश्चात, या पंच प्यारों के हाथों खांडे का पाहुल ग्रहण करने के बाद? तो सही उत्तर है गुरु गोविंद ने अपना नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह आपके पंच प्यारे के हाथों खांडे का पाहुल ग्रहण करने के बाद किया। 29, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण किया था? सिकंदर शाह, शेर शाह, आदिल शाह या अहमद शाह? तो उत्तर बंगाल के अदीना मस्जिद का निर्माण आपके किया गया सिकंदर शाह द्वारा। 30, निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया? शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को, शेख बहाउद्दीन जकारिया को, काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, शेख निजामुद्दीन औलिया को? तो सूफियों में जिसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया, शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को। 31वां, सल्तनत काल में ज़मीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? मशाहत, गल्ला बख्शी, नस्क या बटाई? तो सल्तनत काल में ज़मीन की माप के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता था वो है आपका मशाहत। 32, सुमेल करना है मित्रों। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ कार्य, थोड़ा सा धुंधला है, क्षमा चाहता हूँ। पहला बल्लाल सेन, तो इनके कार्य या रचना कौन सी थी? भोज प्रबंध। दूसरा जगन्नाथ पंडित, ये रस गंगाधर। कृष्णदेव पारसी प्रकाश और शुक, ये हैं आपके राजावली पताका। 33 सुमेल करने के लिए दिया हुआ है। सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो पहला देखते हैं मित्रों, मनसद, ये किससे मैच करेगा? शब्द, ये गुरु के प्रतिनिधि। खालसा, ये जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी। मेली, मनसद के सहायक। सहलांग, ये मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति। 34वां, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसाब्स के नाम से जाना जाता था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी। तो जिस सुल्तान को पहले अली गुरसाब्स के नाम से जाना जाता था वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। 35, निम्न महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? आयशा सुल्तान बेगम, बख्तुनिशा बेगम, खूब निकार खानम, सहर बानू बेगम। तो जिसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था वो है आपका बी बख्तुनिशा बेगम। 36, निम्नलिखित में से किस दर्शन ने बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त 1793 को प्रभावित किया था? विग विचारधारा दर्शन, उपयोगितावाद, प्रणयवाद या वाणिज्यवाद? तो जिस दर्शन ने बंगाल के अस्थाई बंदोबस्त को प्रभावित किया था वो है आपका विग विचारधारा दर्शन। 36 का ए। 37, 2 वक्तव्य दिए गए हैं तो देख लीजिए। पहला कथन और कारण का है, तो कथन देख लीजिए। 1892 तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने के संवैधानिक अधिकार थे। तो ये कथन सही है या गलत? तो मित्रों ये कथन गलत दिया हुआ है। दूसरा अनुमान लगाइए। इल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था।
तो ये सही है। तो कह सकते हैं ये गलत है और आर आपका सही है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? हुगली, मसूलीपट्टनम, करिकाल, बालासोर। तो आपका बालासोर डच वाणिज्यिक केंद्र था, करिकाल भी था, मसूलीपट्टनम भी था, हुगली आपका नहीं था। 39 निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? आसफुद्दौला, सादात अली खां, वाजिद अली शाह या गयाउद्दीन हैदर। तो सही उत्तर है अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। 40 वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था वो है आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 41वां इनमें से कौन सा कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है? मीर जाफ़र, जगत सेठ, मानिक चंद या अमीन चंद। तो इनमें जो कर्नल क्लाइव के सीआर के रूप में जाना जाता है वो है आपका मीर जाफ़र। 42 एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, ग्वालियर की संधि, नागपुर की संधि। तो जो संधि 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य शांति बनी रही जिसकी वजह से वो है आपका सालबाई की संधि। नेक्स्ट 43 ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया? मार्टिन बर्ड, मैकॉले, हर्टेज, मैकेंजी। तो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता आपके कहा गया है मार्टिन बर्ड को। 44 कथन और कारण का दिया हुआ है मित्रों, तो देख लेते हैं। पहला कथन 1793 में बंगाल में लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात यह थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण कार्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। तो ये कथन के रूप में भी सही है और कारण के रूप में भी सही है। तो कह सकते हैं ए, दो और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। 45 प्रश्न मित्रों थोड़ा सा धुंधला है, क्षमा चाहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? जॉर्ज वार्ले ने, जॉल सेर ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या कार्नवालिस ने। तो कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया गया और विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए जिसने बाध्य किया वो है कॉर्नवालिस। 46 मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। ज्योतिबा फूले ने, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया गया आपके श्री नारायण गुरु के द्वारा। 47 निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की? बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमुतुल्लाह मोहम्मद सयानी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल। तो जिसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की वह थे आपके सर सैयद अहमद खां। 48 भारत वर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ? रमाबाई रानाडे, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। तो भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः जिसकी प्रेरणा से हुआ वो है आपका ए, रमाबाई रानाडे। 49 ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1880, 83,
1882 या 1885? तो ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना जिस वर्ष प्रकाशित हुई वो वर्ष था 1882। 50 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन वर्गों का भी विनाश कर दिया। नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे। तो पहला सही लग रहा है मित्रों, दूसरा भी सही लग रहा है, तीसरा भी सही है, सभी सही हैं। 51वां 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खां, मिर्ज़ा असदउल्ला खां गालिब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर मोहम्मद इकबाल। तो 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद जिस भारतीय द्वारा लिखी गई भारतीय भाषा में पहली पुस्तक थी और इसके रचयिता थे आपके सर सैयद अहमद खां। 52 कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? लाहौर, नागपुर, गया, कलकत्ता। तो यह अधिवेशन था मित्रों आपका जहां पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया, लाहौर अधिवेशन। 53 निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो जिसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया वो थे जवाहरलाल नेहरू। 54 संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में कौन बना? गोविंद मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू? तो संयुक्त प्रांत का प्रीमियर प्रधानमंत्री 1937 में जो बना वह थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। 55 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, एस.आर. राणा या वी.डी. सावरकर? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में भारतीय क्रांतिकारियों का नेता थे आपके मैडम कामा। 56 ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। दादा भाई नौरोजी, डी.ई. वाचा, जी.बी. जोशी या बाल गंगाधर तिलक? तो ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर यह वाक्य कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। 57 क्रिप्स प्रस्तावों को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी? तो क्रिप्स प्रस्तावों को जिसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया है वो है आपके बी. महात्मा गांधी। 58 सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए गदर पार्टी किससे सुमेल होगा? आपका 1913। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये आपका 1928। 59 भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, दीपेश चक्रवर्ती, शाहिद अमीन, रामचंद्र गुहा? तो भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य जो नहीं है वो है आपका रामचंद्र गुहा। 60वां 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी
का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें ऑचिन लेक। तो सर्वोच्च सेनापति बनाया गया भारत विभाजन के बाद 1947 में, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों, युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो थे आपके ऑचिन लेक। 61 और अंतिम प्रश्न मित्रों इस सीरीज का, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो जिस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वो है आपका प्रथम। तो मित्रों ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और इसमें मध्यकालीन और आधुनिक के प्रश्न थे। बी सीरीज में इन्हीं के प्रश्न हैं। इनको मैं कंपाइल करके एक में रख देता हूँ मित्रों, जो बम्पर सीरीज है उसमें। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।